हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना एकेडमी। और इस वीडियो में हम टीजीटी नेचुरल साइंस 2080 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो बायो एंड ईवीएस का है। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे मेल और फीमेल के शिफ्ट सेकंड थर्ड के क्वेश्चन पेपर्स डाल चुकी हूँ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन को कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है? तो इसका आंसर जो है वो कैरोटिड आर्टरीज है। एक चीज़ और कि मैंने अपने इस वीडियो पे स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, हाउ टू क्वालिफाई पार्ट ए एंड पार्ट बी की जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ मैंने नेचुरल साइंस की शेयर की है। उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। तो आंसर इज कैरोटिड आर्टरीज। ये ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। इस तरीके से लास्ट की भी आप वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे भी मैंने चैप्टर वाइज बताया हुआ है। तो इधर हम थोड़ा स्किप भी करेंगे चैप्टर के नेम्स को। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो अभी आप अगर लास्ट की वीडियोस देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिपीटेड या थोड़े से लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की। तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी है नेफ्रॉन। और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। मायोसाइट्स मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर है फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी नेफ्रॉन। Question number 3. In some plants, the Haslett pathway takes place in which of the following life process? तो Haslett pathway किस life process का part है? Photosynthesis। तो जो C4 plants होते हैं वो Haslett pathway फॉलो करते हैं, या Haslett pathway और जो C4 pathway है वो सेम है और photosynthesis में हेल्पफुल होते हैं। Which of the following organism have nucleic acid but lack proteins? ये ध्यान देना है कि न्यूक्लिक एसिड है बट प्रोटीन नहीं है उसके अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म को? वायरॉइड। तो वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन्स, अगर सिर्फ प्रोटीन हो तो आंसर क्या होता? प्रायोन्स होता। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंडर आते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? वायरसेस विच अटैक्स बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर है वायरॉइड्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है बट प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो TSH कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करेगी तभी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो एम्बिगुअस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि तीन कोडॉन्स, तीन बेसिस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, जैसे और हमारे पास कितने कोडॉन्स होते हैं? टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं जो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। जो मिथ्योनीन है वो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है और उसे कोड करता है AUG। तो जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होता है, बट पीछे ऑप्शन में एम्बिगुअस हमारा रॉन्ग आंसर था। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। ईच कोडॉन कोड्स फॉर जस्ट वन अमीनो एसिड। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। Question number 7. During aerobic respiration, the ATP synthesis occurs in which organelle? ATP synthesis कहाँ होता है aerobic respiration के टाइम पर? माइटोकॉन्ड्रिया। ये लास्ट की वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर शो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बताया था कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ये सारे जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं वो आपको लर्न करते हैं। तो ग्लूकागॉन कौन रिलीज करता है? ग्लूकागॉन इज रिलीज बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, बीटा सेल्स क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल्स स्टोमेटोस्टेटिन। और न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं वो भी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर से देखते हैं, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है। पैनक्रियाज के कौन से सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन? अल्फा सेल्स। Which of the following is the largest gland in the human body? Human body के अंदर largest gland कौन सी है? Liver. तो liver is the largest gland of human body. Which of the following cranial nerve is the facial nerve in human beings? Cranial nerve को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियोस में। तो
यहाँ पर cranial nerve number 7 is the facial nerve. Question number 11. Budding is the most mode of asexual reproduction. Budding किस organism का asexual mode of reproduction है? Hydra. तो यहाँ पे पहले एक बर्ड अपीयर होना, एक आउटग्रोथ पेरेंट बर्ड से रिलीज होती है, निकलना स्टार्ट होती है, वो साइज में इंक्रीज होती है और जैसे जैसे साइज में इंक्रीज होकर वो सेम साइज की आ जाएगी या साइज में ज़्यादा ग्रो कर लेगी तो वो डिटैच हो जाएगी और एक नया हाइड्रा यहाँ पे आपका बन जाएगा. अमीबा, बाइनरी फिशन एंड स्टारफिश ऑटोटोमी से प्लेनेरिया में आ सकता है. तो प्लेनेरिया में क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है. तो यहाँ पर आपको ये एसेक्सुअल मोड आपको लर्न करने हैं. तो हाइड्रा में बडिंग. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली अमोनोटेलिक? ये भी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अमोनोटेलिक मतलब ऑर्गेनिज्म विद हुज बाय प्रोडक्ट इज अमोनिया. तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से है और इसका आंसर है फिशेस, क्योंकि वो पानी में रहते हैं. तो अमोनोटेलिज्म टाइप ऑफ एक्सक्रीशन मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है. एग्जाम्पल फिश. यूरियोटेलिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं. तो अगर ह्यूमन आता क्वेश्चन कि ह्यूमंस में या मैमल्स में एसेंशियली मोड कौन सा है एक्सक्रीशन का, तो हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म बोलते हैं. उसके बाद यूरिकोटेलिक जो कम वाटर जिनके पास कम होता है यूरिक एसिड, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, तो ये कंसंट्रेटेड एक्सक्रीशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इन ग्रीन प्लांट्स गार्ड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? गार्ड सेल्स का कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं? ट्रांसपिरेशन. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव अ शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी कंसेप्शन से लेके जो टाइम पीरियड है बर्थ तक का, वो होता है गेस्टेशन पीरियड. ये सबसे ज़्यादा होता है एलिफेंट में अराउंड 500 डेज और सबसे कम होता है रैट में 21 से 24 डेज. क्वेश्चन नंबर 15. इन द ह्यूमन बॉडी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से ब्लीडिंग स्टॉप होती है ह्यूमन बॉडी में? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमो. ये ध्यान रखना, हीमो और होमियो में बहुत अंतर है. हीमोस्टेसिस. तो हीमोस्टेसिस से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. इसमें कई सारी रिएक्शंस होती है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए. होम्योस्टेसिस होता है बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना. जैसे बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस. Question number 16. Which of the following organism is an example for parasitic nutrition? Parasitic nutrition कौन शो करता है? वायरस. Question number 17. Cell theory was proposed by. Cell theory किसने दी थी? स्क्लेडेन एंड स्क्वान ने. यहाँ पर ये भी यहाँ से देख लेते हैं. अब आई गया तो ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. रुडोल्फ वर्को ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था. तो जो सेल थ्योरी है वो बेसिकली किसने दी थी? स्क्लेडेन एंड स्क्वान ने. कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल्स. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि सेकेंड लाइन है सेल थ्योरी की, वो रुडोल्फ वर्को ने एक्सटेंड की थी. और फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने देखा था? ल्यूवेनहुक ने. Which of the following hormones is released during parturition इन फीमेल ह्यूमन बींग्स? पार्चुरेशन के दौरान फीमेल ह्यूमन बींग्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर बता देती हूँ कि पार्चुरेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है पॉजिटिव फीडबैक लूप के टाइम पे. और पॉजिटिव फीडबैक लूप ये शो करता है. प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो मिल्क ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल है ये, और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स. ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड शुगर, क्योंकि ये दो प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज छोड़ के किसी भी अदर सोर्स से ग्लूकोज बनाना, जैसे फैट को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाना या प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाना. प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन जो है इनका जो काम होता है वो सेक्स हार्मोन की कैटेगरी है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं, साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन 19. ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप? जो ब्लास्ट है वो एक फंगल डिजीज है और ये कौन सी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है? राइस. तो राइस या पैडी को कौन नुकसान पहुंचाता है? ब्लास्ट डिजीज. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा नहीं है? ग्राम.
तो जो चना है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। द सेक्रेटरीट ऑफ UNFCCC इज लोकेटेड इन विच ऑफ द कंट्री। तो इनका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ लोकेटेड है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है? टाइडल एनर्जी। 5th June every year is celebrated at which day? So 5th June is World Environment Day. Question number 24. Intercalated discs are characteristics of which muscles? कि कौन सी मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क आपको देखने के लिए मिलेगी? तो कार्डिक मसल्स में हमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25, ओपनशिया एंड कैक्टस। तो ये रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है और इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोला वगैरह। हेलोफाइट्स जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 26, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा? शीप। ये भी प्रीवियस दूसरे सेट में भी यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, द हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन। तो हार्मफुल ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो भी यूवी रेज अर्थ पे आती है उससे कौन सी डिजीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है इसमें से? डायबिटीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, या फिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। अब पानी में कौन सा पॉल्यूटेंट होगा जिसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से आपको लंग कैंसर हो सकता है? तो इट्स कैडमियम। Question number 30. Which of the following is not a non-legume family in which plants are capable of nitrogen fixation? Non-legume family कौन सी है plant की जो nitrogen fixation में capable है? देखिए non-legume है फिर भी nitrogen fixation कर सकते हैं। Family है rosaceae जिसमें rose plants आते हैं। Question number 31. Which of the following is an exotic breed of cow? ये भी repeated question है। Jersey. Jersey is an exotic breed of cow. Question number 32. Which of the following is a primary consumer in the aquatic system? Primary consumer, ये ध्यान रखना है आपको। अगर primary producer पूछा होता तो phytoplanktons, small plants, और अगर primary consumer तो जो phytoplankton है उस पर कौन feed करता है? zooplankton। तो zooplankton हमारे क्या हो गए? primary consumers हो गए। तो आंसर है zooplankton। Blue green algae are included in which kingdom? तो blue green algae means cyanobacteria। यहाँ पे आप प्लांट्स मत लिख देना यहाँ पर एल्गी देखकर। तो ये अदर नेम है साइनोबैक्टीरिया का, और जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा। और यही हमारा इकलौता यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक किंगडम है। ये हमारा इकलौता प्रोकैरियोटिक किंगडम है मोनेरा। Question number 34. Montreal Protocol was signed to combat which of the following environmental issue? Montreal Protocol किस environmental issue को कॉम्बैक्ट करने के लिए साइन किया गया था? ओजोन डिप्लीशन। तो यहाँ पे आपको कोयोटो प्रोटोकॉल भी ध्यान रखना है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ग्रीन हाउस एमिशन आता है यहाँ पर तो हमारा आंसर जो होता है वो कोयोटो प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग विद मर्क्यूरी? मर्क्यूरी एम एंड मीनामाटा डिजीज, जापान। तो मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से कौन सी डिजीज होती है? मीनामाटा डिजीज। Which of the following has the highest global warming potential? Highest global warming potential किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप। कोई भी ग्रीन हाउस कितनी हीट ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो GWP होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा जो रेफरेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का GWP है, बाकी की ग्रीन हाउस का GWP निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37. ओजोन डिप्लीशन इज प्रोमिनेंट ओवर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ओजोन डिप्लीशन किस एटमॉस्फेयर में या किस कॉन्टिनेंट के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रोमिनेंट है? अंटार्कटिका।
तो यहाँ पर क्या होता है कि विंटर्स, अर्ली विंटर्स और स्प्रिंग के टाइम पर स्ट्रेटोस्फेयर में पोलर क्लाउड्स बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिव क्लोरीन गैस की, और वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग हो जाती है, उसी को ओजोन होल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एवियन पॉक्स वायरस, एवियन या एवीज समझ में आता है यहीं से कि किसको इन्फेक्ट करते होंगे, बर्ड्स को। तो किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, ये बर्ड्स को। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर पीओपीज, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं। तो डीडीटी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रहते हैं। तो ये एक इंसेक्टिसाइड था, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बाद में इसे बैन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी कंज्यूमर इन फूड चेन। फूड चेन में सबसे टॉप पे कौन सा कंज्यूमर आएगा, हॉक। वाटर पॉल्यूटेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। जब भी फॉस्फेट्स या नाइट्रोजन एंटर करता है पानी में, तो वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कि वो वाटर बॉडी कन्वर्ट हो सकती है, जैसे एक वाटर बॉडी है, वहाँ पे धीरे धीरे अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड से फॉस्फेट्स आएंगे, प्लांट्स इंक्रीज होने लगेंगे, धीरे धीरे शैलो हो जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे जंगल में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी होती है उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, बट अब ये इंक्रीज एसेलरेट हो रही है। एसेलरेट क्यों हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर जो फॉस्फेट्स हैं वो रन ऑफ वाटर के साथ जाके वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, और वहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्रोफिकेशन के लिए, फर्टिलाइजर्स दैट कंटेन फॉस्फेट्स। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपकी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसकी सारी बायो की वीडियो देख के ये वीडियो आप देख सकते हैं, या ये पहले भी देख सकते हैं। वो देखेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस बिना देखे ही उसके आंसर दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग and all the best for exams.